हमारी मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां आज हम एक आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली स्थिति पर चर्चा करेंगे। सामाजिक चिंता विकार, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर सै। कल्पना कीजिए कि एक 26 वर्षीय विश्वविद्यालय का छात्र व्याख्यान कक्ष में चुपचाप बैठा है। हर बार जब उसे कोई प्रस्तुति देनी होती है या किसी समूह के सामने बोलना होता है, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और भय की लहर उस पर छा जाती है। उसकी हथेलियों में पसीना आ जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसे डर लगता है कि कहीं उसकी घबराहट सबको नजर न आ जाए। ये लक्षण सिर्फ उसकी कल्पना नहीं हैं, ये सामाजिक चिंता विकार के विशिष्ट लक्षण हैं। इस विकार की विशेषता सामाजिक परिस्थितियों के प्रति तीव्र भय है, जहां व्यक्ति की जांच की जा सकती है या उसे नकारात्मक रूप से आंका जा सकता है। यह केवल शर्मीलापन नहीं है, यह एक निरंतर भारी भय है जो दैनिक जीवन को काफी हद तक बाधित करता है। इस छात्र के लिए सामाजिक मेलजोल से बचना एक मुकाबला करने का तरीका बन जाता है। वह पार्टियों में नहीं जाता, फोन कॉल करने से हिचकिचाता है और खुद को अलग थलग कर लेता है। अकेलापन महसूस करने के बावजूद वह उन परिस्थितियों का सामना करने में संघर्ष करता है जो उसकी चिंता को बढ़ाती हैं, क्योंकि उसे शर्मिंदगी या अस्वीकृति का डर होता है। शोध से पता चलता है कि सामाजिक चिंता विकार लगभग 13% आबादी को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रभावित करता है, जिससे यह सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में से एक बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह अक्सर किशोरावस्था के शुरुआती दौर में शुरू होता है और किशोरावस्था के दौरान इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसकी शुरुआत सूक्ष्म हो सकती है। कक्षा में बोलने या अजनबियों से बात करने का शुरुआती डर धीरे धीरे सामाजिक परिवेश से दूर रहने की प्रवृत्ति में बदल जाता है। जैविक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे तंत्रिका परिपथों में शिथिलता की पहचान करते हैं, जो भय और सामाजिक अंतःक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विकार से ग्रस्त लोग कथित सामाजिक खतरों पर अतिप्रतिक्रिया करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कांपना, शर्माना, पसीना आना और कुछ मामलों में तो घबराहट के दौरे भी पड़ सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल व्यक्तित्व की विचित्रता या शर्मीलापन नहीं है, यह एक निदान योग्य स्थिति है जो कार्यप्रणाली और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। चिकित्सक अक्सर संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) के जरिए इलाज शुरू करते हैं, जो लोगों को सामाजिक परिस्थितियों के बारे में अपनी नकारात्मक धारणाओं को पहचानने और उनसे निपटने में मदद करती है। कुछ लोगों के लिए सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स (एसएसआरआई) के साथ फार्माकोथेरेपी राहत प्रदान करती है, खासकर जब चिकित्सा के विकल्प सीमित हों। शुरुआती हस्तक्षेप से गहरा बदलाव आ सकता है, जिससे लोगों में समय के साथ आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल विकसित हो सकते हैं। सामाजिक चिंता विकार को एक वास्तविक उपचार योग्य स्थिति के रूप में समझना उन लोगों की मदद करने की दिशा में पहला कदम है जो इसके साथ हर दिन जीते हैं। सामाजिक चिंता विकार एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, एम्मा नाम की एक युवती अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी है और अपने ही विचारों के बोझ तले दबी हुई है। वह सामाजिक परिस्थितियों में हमेशा असहज महसूस करती रही है, चाहे वह किसी मीटिंग में बोलना हो, किसी पार्टी में जाना हो या पड़ोसियों से छोटी मोटी बातें करना हो। इन बातचीतों के बारे में सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह अक्सर आलोचना या अस्वीकृति के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। लेकिन एम्मा का अनुभव सिर्फ शर्मिंदगी महसूस करने तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी, ज्यादा स्थायी समस्या है जो उसके दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। आइए एम्मा के शुरुआती सालों की पड़ताल से शुरुआत करते हैं।
बचपन से ही वह सामाजिक परिवेश के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होने के लक्षण दिखाती है। हो सकता है कि वह अपने साथियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा संकोची हो, लेकिन समय के साथ उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह किशोरावस्था में प्रवेश करती है, वह सामाजिक आयोजनों से पूरी तरह दूर रहने लगती है। उसे शर्मिंदगी का इतना डर लगता है कि वह अपमान का सामना करने के बजाय घर पर रहना पसंद करती है। ये पैटर्न अचानक से विकसित नहीं होते, ये आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों के एक जटिल मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। शोध बताते हैं कि सामाजिक चिंता विकार, जिसे सामाजिक भय भी कहा जाता है, अक्सर आनुवंशिक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। अगर आपके परिवार में किसी को चिंता या ऐसी ही कोई समस्या रही है, तो आपके भी इससे पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि एम्मा जैसे व्यक्तियों में एमिगडाला, हमारे मस्तिष्क का भय केंद्र, सामाजिक परिस्थितियों में अतिसक्रिय होता है। इससे उसे ऐसे खतरे का आभास होता है जो होते ही नहीं, जिससे घबराहट और भय की भावनाएं बढ़ जाती हैं। उसका परिवेश भी इसमें भूमिका निभाता है। अतिसंरक्षणात्मक या अत्यधिक आलोचनात्मक पालन पोषण उसके डर को और बढ़ा सकता है, क्योंकि उसे संदेश मिलते हैं कि सामाजिक परिस्थितियां खतरनाक हैं या उनमें उसके सफल होने की संभावना कम है। सामाजिक चिंता को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाने वाली बात इसकी तीव्रता और व्यापकता है। एम्मा के डर किसी एक विशिष्ट घटना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न सामाजिक संदर्भों में व्याप्त हैं। वह अपने लक्षणों को जरूरत से ज्यादा आंकती है, हाथ कांपना, शर्माना, पसीना आना, और यह मान लेती है कि हर कोई उसे नोटिस करता है और उसके बारे में राय बनाता है। इससे एक दुष्चक्र बनता है, वह सामाजिक परिस्थितियों से डरती है, उनसे बचती है, और परिणामस्वरूप उसके सामाजिक कौशल सीमित हो जाते हैं, जिससे उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। यह एक ऐसा चक्र है जो अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो अवसाद और अकेलेपन का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ उसकी कहानी का विकसित होता हुआ पहलू है। चिकित्सा विज्ञान प्रमाण आधारित उपचारों के माध्यम से आशा प्रदान करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या सीबीटी व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थितियों के बारे में विकृत विचारों को पहचानने और उनसे निपटने में मदद करके अत्यधिक प्रभावी साबित होती है। एक चिकित्सक एम्मा को एक्सपोजर अभ्यासों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, धीरे धीरे नियंत्रित वातावरण में अपने डर का सामना करता है, ताकि वह सीख सके कि उसके डर अक्सर उतने भयावह नहीं होते जितने वे प्रतीत होते हैं। चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर एसएसआरआई जैसी दवाएं भी सामाजिक खतरों के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को समायोजित करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन चिकित्सकीय सलाह के साथ। यह समझना जरूरी है कि सामाजिक चिंता विकार एक वास्तविक चिकित्सीय स्थिति है और सिर्फ शर्मीलापन नहीं। शुरुआती हस्तक्षेप से परिणामों में नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है, जिससे एम्मा जैसे लोगों को आत्मविश्वास हासिल करने और दूसरों के साथ फिर से जुड़ने में मदद मिल सकती है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से घबराहट को दूर करना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना और जीवन के सामाजिक अवसरों में पूरी तरह से भाग लेना है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम सुधार की प्रेरक कहानियों का पता लगाते हैं और सामाजिक चिंता पर विजय पाने की व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में सीखते हैं। डर से आत्मविश्वास तक का यह सफर संभव है, और इसकी शुरुआत जागरूकता और सहयोग से होती है। आज का एपिसोड मानसिक स्वास्थ्य पर है, जहां हम सामाजिक चिंता विकार के परिदृश्य पर चर्चा करेंगे, एक ऐसी स्थिति जो दुनिया भर में लाखों लोगों को चुपचाप प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए कि सुमीत नाम का एक व्यक्ति किसी कैफे में बैठा है और दूसरों को जीवंत बातचीत करते देख रहा है। सुमीत को बेचैनी की एक जानी पहचानी लहर महसूस होती है।
किसी समूह में शामिल होने, अजनबियों के सामने बोलने या यहाँ तक कि आंख मिलाने का विचार भी उसके शरीर में बेचैनी की लहर दौड़ा देता है। यह सिर्फ शर्म नहीं है, यह एक लगातार, अक्सर कमजोर कर देने वाली स्थिति है जिसे सामाजिक चिंता विकार कहा जाता है। सामाजिक चिंता विकार, जिसे सामाजिक भय भी कहा जाता है, सामाजिक या प्रदर्शन संबंधी स्थितियों के प्रति एक गहन और लगातार भय की विशेषता है। सुमित जैसे लोग दूसरों के सामने जांच पड़ताल, शर्मिंदा या अपमानित होने से डरते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह डर सामान्य घबराहट से कहीं आगे तक जाता है। यह इतना ज्यादा होता है कि कई लोग सामाजिक मेलजोल से पूरी तरह बचते हैं, जिससे अकेलेपन, छूटे हुए अवसरों और कभी-कभी अवसाद का चक्र शुरू हो जाता है। शोध से पता चलता है कि सामाजिक चिंता विकार आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान, अक्सर किशोरावस्था के शुरुआती दौर में शुरू होता है। यह एक दीर्घकालिक स्थिति है जो उचित उपचार न मिलने पर बनी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि वयस्कता में यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन महिलाओं द्वारा मदद लेने की संभावना थोड़ी अधिक होती है। सामाजिक चिंता से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर बताते हैं कि उनके लक्षण 10 साल या उससे ज्यादा समय से मौजूद हैं। यह सिर्फ शर्मिंदगी महसूस करने की बात नहीं है, ये व्यक्ति वास्तविक सामाजिक स्थिति के अनुपात से बाहर के डर का अनुभव करते हैं और उनके दैनिक जीवन में काफी हद तक हस्तक्षेप करते हैं। अब कारणों की गहराई से जांच करने पर वैज्ञानिकों का मानना है कि आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि चिंता का पारिवारिक इतिहास इस जोखिम को बढ़ाता है। न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि सुमित जैसे लोगों में मस्तिष्क का वह भाग जो भय को संसाधित करता है, सामाजिक मुलाकातों के दौरान अतिसक्रिय हो जाता है। यह बढ़ी हुई सक्रियता सामाजिक संकेतों, जैसे हल्का सा शर्माना या घबराहट के प्रति अतिरंजित प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है, जिससे छोटी छोटी सामाजिक चूक भी विनाशकारी लगने लगती हैं। पालन पोषण की भूमिका भी मायने रखती है। अतिसंरक्षणात्मक या अत्यधिक आलोचनात्मक पालन पोषण इसमें योगदान दे सकता है, क्योंकि इससे बच्चे के इस विश्वास को बल मिलता है कि सामाजिक परिस्थितियां खतरनाक हैं या वे स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त हैं। समय के साथ ये धारणाएं मजबूत होती जाती हैं और इस विकार की पुरानी डर और टालमटोल की विशेषता को बढ़ावा देती हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद एक अच्छी खबर भी है। वैज्ञानिक शोध कई प्रभावी उपचारों का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (CBT) एक आधारशिला है। यह व्यक्तियों को विकृत विचारों को पहचानने में मदद करती है, जैसे सब लोग मुझे अजीब समझेंगे, और उन्हें अधिक संतुलित दृष्टिकोणों से बदलने में मदद करती है। इसका एक प्रमुख घटक एक्सपोजर थेरेपी है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे भयभीत करने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं, छोटी शुरुआत करते हुए और धीरे धीरे अधिक चुनौतीपूर्ण सामाजिक अंतःक्रियाओं का सामना करते हुए। यह प्रक्रिया अक्सर समय के साथ चिंता को कम करती है और सुमित जैसे व्यक्तियों को जीवन में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है। दवाइयां भी एक भूमिका निभाती हैं। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिन्हें SSRIs के नाम से जाना जाता है, मस्तिष्क रसायन विज्ञान को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे भय की तीव्रता कम हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि थेरेपी और दवा का संयोजन अक्सर सबसे अच्छे परिणाम देता है, खासकर गंभीर मामलों में। सामाजिक चिंता विकार को एक उपचार योग्य मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में समझना जरूरी है, न कि केवल शर्म या व्यक्तित्व की विचित्रता के रूप में। शुरुआती हस्तक्षेप से जीवन बदल सकता है,
व्यक्तियों को दूसरों के साथ फिर से जुड़ने, व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने और बिना किसी भारी डर के सामाजिक अनुभवों का आनंद लेने की अनुमति मिलती है। इसलिए अगर आप या आपका कोई जानने वाला इन भावनाओं से जूझ रहा है, तो जान लें कि मदद उपलब्ध है। इससे उबरना संभव है और आगे बढ़ने की शुरुआत जागरूकता और सहयोग से होती है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यस्त कैफे में बैठे हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हथेलियां पसीने से तर हैं। हर बार जब आप किसी सामाजिक माहौल में प्रवेश करते हैं, तो आपका मन विचारों के बवंडर में बदल जाता है। आपको इस बात की चिंता होती है कि कहीं आपको गलत न समझ लिया जाए या शायद आप ज्यादा ही अलग न दिखने लगें। यही सामाजिक चिंता का वास्तविक रूप है, दूसरों द्वारा नकारात्मक मूल्यांकन का एक गहरा डर। लेकिन सतह के नीचे क्या हो रहा है? आइए संज्ञानात्मक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। मूलतः सामाजिक चिंता से ग्रस्त व्यक्तियों को यह विश्वास होता है कि वे स्वयं को शर्मिंदा कर सकते हैं या उनका नकारात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। यह केवल घबराहट महसूस करने की बात नहीं है, यह एक गहरी बैठी हुई धारणा है कि उनका सामाजिक रूप या व्यवहार स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण है। ये मान्यताएं सामाजिक परिस्थितियों की आशंका या उनमें शामिल होते ही स्वतः ही नकारात्मक विचारों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, शायद वे सोचते हैं, मैं खुद को शर्मिंदा कर लूंगा, या हर कोई मुझे आंक रहा है, भले ही इसके समर्थन में बहुत कम सबूत हों। अब ये विचार सिर्फ मन में ही नहीं रहते, ये व्यवहार और शारीरिक संवेदनाओं को भी प्रभावित करते हैं। आपको हृदय गति में वृद्धि, पसीना आना या कांपना दिखाई दे सकता है। ये शारीरिक लक्षण चिंता के प्रति शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन ये नकारात्मक धारणाओं को पुष्ट करने वाले संकेत भी हैं। जब लोग अपने कांपते हाथ देखते हैं या अपनी लड़खड़ाती आवाज सुनते हैं, तो वे इन संकेतों को अपनी अक्षमता का प्रमाण मानते हैं, जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। इन प्रतिक्रियाओं के कारण व्यक्ति अक्सर सुरक्षा संबंधी व्यवहार अपनाते हैं, ऐसे कार्य जिनका उद्देश्य भयावह परिणामों को रोकना होता है, लेकिन विडंबना यह है कि ये लंबे समय तक उनकी चिंता को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, वे आंख मिलाने से कतराते हैं, धीरे बोलते हैं या बातचीत से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। ये व्यवहार हालांकि अस्थायी रूप से चिंता को कम करते हैं, लेकिन इस बात का प्रमाण देते हैं कि व्यक्ति का चिंतित होना जायज है और उनके नकारात्मक आत्मदृष्टिकोण को और मजबूत करते हैं। एक और प्रमुख विशेषता है पूर्वानुमान प्रक्रिया। किसी सामाजिक मुलाकात से पहले लोग अक्सर इस बारे में सोचते रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है। वे अपने मन में संभावित शर्मनाक परिस्थितियों का पूर्वाभ्यास करते हैं, जिससे उनकी चिंता बढ़ जाती है। इससे एक दुष्चक्र बनता है, पूर्वानुमान चिंता को बढ़ाता है, जिससे ऐसे व्यवहार होते हैं जो नकारात्मक अपेक्षाओं की पुष्टि करते हैं, जिससे चिंता और बढ़ जाती है। घटना पश्चात प्रसंस्करण चक्र को पूरा करता है। किसी सामाजिक परिस्थिति के बाद व्यक्ति अपने प्रदर्शन के बारे में चिंतन करते हैं, अनुभूत गलतियों या अस्वीकृति के संकेतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छोटी छोटी चूकों को बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं या तटस्थ प्रतिक्रियाओं को नकारात्मक मान सकते हैं। यह चिंतन उनकी नकारात्मक आत्मछवि को और पुष्ट करता है और भविष्य में ऐसी ही मुठभेड़ों के प्रति उनकी चिंता को बढ़ाता है। तो इलाज के लिए इन सब का क्या मतलब है? यह समझना कि सामाजिक चिंता इन संज्ञानात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा बनी रहती है, हस्तक्षेप के रास्ते खोलता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती देने और उन्हें बदलने में मदद करता है। एक्सपोजर थेरेपी आमने सामने के अनुभवों को प्रोत्साहित करती है,
सुरक्षा संबंधी व्यवहारों को कम करती है और नकारात्मक अपेक्षाओं को खारिज करती है। माइंडफुलनेस और भावना विनियमन तकनीकें शारीरिक लक्षणों और प्रत्याशित चिंता को प्रबंधित करने में मदद करती हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अजनबियों से भरे एक कमरे में खड़े हैं। कई लोगों के लिए यह एक सामान्य सामाजिक स्थिति है, लेकिन सैड से ग्रस्त व्यक्ति के लिए यह गहरी आशंका का कारण बन सकता है। उन्हें निर्णय का डर होता है, नकारात्मक और आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक दोनों। जी हाँ, सकारात्मक मूल्यांकन भी चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि यह उनकी आत्मछवि को ऐसे तरीकों से खतरे में डालता है जिसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। एक अध्ययन इन भयों पर केंद्रित है, विशेष रूप से नकारात्मक मूल्यांकन का भय, जो गलत तरीके से आंके जाने का भय है, और सकारात्मक मूल्यांकन का भय, जिसमें पसंद या प्रशंसा किए जाने की चिंता शामिल है। यह जानने के लिए कि ये भय जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं, शोधकर्ता सैड से पीड़ित व्यक्तियों से आंकड़े एकत्र करते हैं। प्रतिभागियों में 18 से 68 वर्ष की आयु के एक विविध समूह शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से गोरे पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, जो एक विशेष क्लिनिक में उपचार की तलाश में हैं। चिकित्सा शुरू करने से पहले ये व्यक्ति कई प्रश्नावली भरते हैं। 2 प्रमुख मापदंड हैं: संक्षिप्त नकारात्मक मूल्यांकन भय पैमाना, जो यह आकलन करता है कि उन्हें नकारात्मक मूल्यांकन किए जाने की कितनी चिंता है, और सकारात्मक मूल्यांकन भय पैमाना, जो सकारात्मक मूल्यांकन से जुड़े भय को दर्शाता है। दोनों पैमाने विश्वसनीय हैं और नैदानिक अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अब शोधकर्ताओं ने क्या पाया? दिलचस्प बात यह है कि नकारात्मक मूल्यांकन का डर सामाजिक संपर्क, उपलब्धियों और व्यक्तिगत विकास जैसे क्षेत्रों में कम संतुष्टि से गहराई से जुड़ा है। यह सहज है, अगर आप गलत आकलन के बारे में चिंतित हैं, तो इससे जीवन की गतिविधियों में आपका आनंद और जुड़ाव कम होने की संभावना है। इसके विपरीत सकारात्मक मूल्यांकन का डर भी जीवन की संतुष्टि से जुड़ा है, लेकिन एक अलग तरीके से। जो लोग सकारात्मक मूल्यांकन से डरते हैं, उन्हें इस बात की चिंता होती है कि प्रशंसा या पसंद किए जाने से उनकी आत्मछवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में संतुष्टि कम हो जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, दोनों ही डर लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, फिर भी वे ऐसा अनोखे तरीके से करते हैं। नकारात्मक मूल्यांकन का डर सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि पर ज्यादा सीधा असर डालता है, जबकि सकारात्मक मूल्यांकन का डर उपलब्धि संबंधी क्षेत्रों और समग्र कल्याण को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इन निष्कर्षों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, जिनका उद्देश्य अनुपयुक्त विचारों को चुनौती देना और उनमें बदलाव लाना है, इन विशिष्ट भयों को लक्षित कर सकती है। यह पहचानना कि कुछ व्यक्ति सकारात्मक स्वीकृति को लेकर चिंतित होते हैं, न कि केवल आलोचना को लेकर, चिकित्सीय दृष्टिकोणों को ढालने में एक महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में, यह शोध सामाजिक चिंता की जटिलता को रेखांकित करता है। यह केवल अस्वीकृति के डर से नहीं, बल्कि सफलता या प्रशंसा से होने वाली घबराहट से भी जुड़ा है। यह द्वंद्व व्यक्ति के जीवन के अनुभव को प्रभावित करता है, उनकी संतुष्टि और समग्र कल्याण को आकार देता है। इन सूक्ष्म भयों को समझना हमें अधिक समग्र और व्यक्तिगत हस्तक्षेपों की ओर ले जाता है, जो सामाजिक चिंता से जूझ रहे लोगों के लिए आशा की किरण जगाते हैं। अंततः इस मॉडल को समझने से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक चिंता क्यों बनी रहती है, और इस चक्र को तोड़ने के लिए प्रभावी रणनीतियां मिलती हैं। जब व्यक्ति अपने स्वतःस्फूर्त विचारों पर प्रश्न उठाना, टालमटोल कम करना और अपनी भावनाओं को अलग तरह से समझना सीख जाते हैं, तो सामाजिक परिस्थितियां कम खतरनाक हो जाती हैं।
लक्ष्य चिंता को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह प्रबंधित करना है कि सामाजिक संपर्क जीवन में अपना स्वाभाविक स्थान फिर से पा सकें। सुनने के लिए धन्यवाद। यह सैड में मूल्यांकन के डर और जीवन की गुणवत्ता के बीच के जटिल संबंध पर एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक नज़र थी। मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य की दुनिया से और भी जानकारी के लिए अगली बार जरूर सुनें।